गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग। बच्चों, माई सेल्फ सुधीर सर, आज मैं आपके लिए डेमो लेक्चर लेके आया हूं फॉर स्टैटिस्टिकल मेथड विच इज EC 003। तो अगेन वेलकम टू द दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मेरे बच्चों, आप वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने जा रहे हैं, तो एक बार एज ए सीनियर मैं आपका वेलकम करना पसंद करूंगा। चलिए अब एज ए टीचर आपसे बात कर लेता हूं। तो एज ए टीचर मेरे बच्चों, मेरा फर्स्ट डेमो है ये फॉर स्टैटिस्टिकल मेथड्स का। तो जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के टीचर है, आई थिंक आपको रोहिणी मैम पढ़ा रही होंगी। तो बेस्ट टीचर मिलेंगे आपको। बस एक प्रॉब्लम हो सकती है, सबके साथ नहीं, उनको हो सकता है कि टीचर्स का पढ़ाया हुआ थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो। तो मेरे बच्चे, आप हमसे पढ़ें या किसी और टीचर से पढ़ें या किसी अपने फ्रेंड से पढ़ें, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे एज ए सीनियर कि आप प्लीज पढ़ लीजिए, क्योंकि जो एग्जाम का पैटर्न यहां पे होता है, एग्जाम का जो टफनेस होता है, वो ग्रेजुएशन से 100 टाइम्स डिफरेंट होता है। समझ गए आप? 100 टाइम्स टफ होता है। तो जैसे ग्रेजुएशन में आप लोग पास हो जाते हैं ना, कुछ भी पढ़ा नहीं पढ़ा पास हो गए जी, ऐसा यहां पर नहीं देखने को मिलेगा। तो चीजें एक्सट्रीम टफ होने वाली है। तो आपको पढ़ाई भी टफ लेवल पे करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम टफेस्ट लेवल पे आपको मिलने वाले हैं, असाइनमेंट आपको टफेस्ट लेवल पे मिलने वाले हैं। अगर मिल गए होंगे तो आपको पता चल गया होगा, और अगर नहीं मिले होंगे तो बेटा आपको पता चल जाएगा। चलिए खैर, विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बच्चों, जैसा कि मेरा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, तो बिल्कुल मैं 10 से 15 मिनट आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ समझाना चाहूंगा। तो जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको थोड़ा चीजें कम समझ में आती होंगी, वो भी समझेंगे, और जिनको बहुत अच्छे से समझ में आती है, प्लीज आप एक बार आप लोग भी समझिए कि एक्चुअली में स्टैटिस्टिक्स में हो क्या रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सर स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, तो ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत सारी डेफिनेशन देंगे, लेकिन आज मैं कुछ आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ अच्छे पॉइंट्स बताना चाहता हूं, जो आपके फ्यूचर में बहुत जबरदस्त तरीके से काम आने वाले हैं। तो अगर मैं एक सेकंड के लिए आपसे एक बार स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को डिस्कस करूं, फॉर एग्जांपल, तो मेरे बच्चों, अगर कोई आपसे पूछ ले स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस in which we collect data, okay, tabulate data, analyzes the data, then gives result। ठीक है? Statistics is a science in which we collect the data, we tabulate the data, we analyze the data, then gives the result। So basically statistics एक साइंटिफिक स्टडी है, जिसके अंदर हम किसी भी डाटा को कलेक्ट करते हैं, टैबुलेट करते हैं, देन हम उस डाटा को एनालाइज करते हैं, और उसके बाद हम एक एप्रोप्रिएट रिजल्ट देते हैं आपको। बिल्कुल सिंपल। लेकिन मैंने आपको बोला कि बेटा आज आप मुझे 1 घंटे का टाइम दे दीजिए, 1 आवर ओनली। आप कोचिंग करते हैं या नहीं करते हैं, मेरे बारे में आप क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं, मैं एक छोटा सा टीचर हूं, आप अपनी जॉब करते हैं, मैं अपना काम करता हूं, डजंट मैटर। लेकिन 1 आवर आप मुझे आज, रिक्वेस्ट है, जनरली मैं रिक्वेस्ट करता नहीं हूं बच्चों से, बट एक बार आप समझ लीजिएगा कि स्टैटिस्टिक्स को हम कैसे डील करते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या है? एक साइंस का पार्ट है, जिसके हम अंदर डाटा को कलेक्ट करेंगे, टैबुलेट करेंगे, एनालाइज करेंगे, और फिर हम रिजल्ट देंगे। तो पूरी डेफिनेशन में मैंने 3 जगह सर्किल किया है, साइंस, डाटा और एनालिसिस। इसका मतलब मैं इन तीनों पॉइंट्स पे थोड़ा फोकस करने के मूड में हूं। अब क्यों मूड में हूं आपको समझाता हूं। जब भी आप दुनिया का कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हैं, जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं मेरे बच्चों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि वो सब्जेक्ट डिफाइंड किस तरीके से है, उसका डेफिनेशन एक्चुअली में है क्या। और सिर्फ रटना नहीं होता, उसकी डेफिनेशन को डेप्थ तक आपको समझना होता है
कि इस सब्जेक्ट को इस तरीके से ही डिफाइन क्यों किया गया है। यह बेहद जरूरी होता है। तो माइक्रो वाले टीचर ने आपको माइक्रो के बारे में समझाया होगा, मैक्रो वाले टीचर ने मैक्रो के बारे में समझाया होगा, मैथ्स वाले ने मैथ्स के बारे में समझाया होगा। आज मैं स्टैट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंटिफिक स्टडी। तो मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले कि बेटा आप स्टैटिस्टिक्स को साइंस की कैटेगरी में क्यों रखते हो। जैसे आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को हम साइंस की कैटेगरी में नहीं रखते। क्यों? इकोनॉमिक्स को या तो आप सोशल साइंस कहते हो, या तो आप आर्ट कहते हो, या तो आप नॉन साइंटिफिक सब्जेक्ट कहते हो। इकोनॉमिक्स साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, साइंस की कैटेगरी में नहीं आता। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इकोनॉमिक्स साइंस की कैटेगरी में क्यों नहीं आता और स्टैटिस्टिक्स साइंस की कैटेगरी में क्यों आता है, या साइंस की कैटेगरी में कोई भी सब्जेक्ट किस बेसिस पर आता है। तो चलिए जी एक बात करता हूं आपके साथ। आपने इकोनॉमिक्स में एक चीज पढ़ी होगी या दो तीन बातें पढ़ी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक है मार्शेलियन एंड हिक्सियन डिमांड थ्योरी। तो मार्शेलियन और हिक्सियन डिमांड थ्योरी क्या कहती है कि मोर इज बेटर, मतलब जितना ज्यादा आप खरीदोगे उतना ही ज्यादा यूटिलिटी आपको मिलेगी। दैट्स वाई क्या होता है, हम पूरा बजट एक्सपेंड करते हैं ऑन ए कंजम्पशन बंडल। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वहीं पर एक थ्योरी है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, दैट इज रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी। रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी क्या कहती है कि मैक्सिमम यूटिलिटी लेने के लिए आप पूरे बजट को कंज्यूम करें, आप सारा पैसा खर्च करें, ऐसा जरूरी नहीं होता। और आप इकोनॉमिक्स के अंदर दोनों चीजें पढ़ते हैं जो कि एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करती है। कंट्राडिक्ट कैसे करती है? मार्शेलियन कहते हैं सारा पैसा खर्च करिए तब आपको मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी। रिवेल्ड प्रेफरेंस कहते हैं कि मैक्सिमम यूटिलिटी लेने के लिए सारा बजट खर्च करने की नीड नहीं है, इंटीरियर ऑफ द बजट सेट भी मैक्सिमम यूटिलिटी आपको मिल सकती है। और दूसरा सुनिए, देखिए इकोनॉमिक्स में एक चीज पढ़ी जाती है सेला। सेला क्या कहता है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। कभी पहले पढ़ी जाती थी, आज भी पढ़ी जाती है। तो जो इकोनॉमिस्ट सेला को फॉलो करते हैं वो इस चीज को मानते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। तो आप किसी इंडिविजुअली इकोनॉमिस्ट से बात करेंगे तो वो हो सकता है कि आज भी वो सेला को फॉलो करते हो या सेला पे वर्क करते हो। तो सेला क्या कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, मींस आप सप्लाई क्रिएट करिए, डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। देखिए मैं आया, मैंने कोचिंग के लिए आपको बोला, मैं कोचिंग दे रहा हूं, तभी तो आप लोग मेरे से डिमांड करेंगे, हाँ हाँ सुधीर सर हमें कोचिंग दे दीजिए, हमें कोचिंग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या आप मेरे से पूछते हुए आए थे कि सुधीर सर आप हमें कोचिंग दे दीजिए? शायद नहीं। मैंने पहले सप्लाई करी है, फिर उसके बाद आपने डिमांड करी है। वहीं पे केनेजियन क्या कहते हैं, या बाकी के जो रिसेंटली जो इकोनॉमिस्ट है वो क्या कहते हैं? डिमांड क्रिएट्स इट्स ऑन सप्लाई। पहले डिमांड होगी, उसके बाद सप्लाई रूल आएगा, सप्लाई फंक्शंस आएगा। तो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही है ना बातें, और दोनों को आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। मेरे बच्चों साइंस में और नॉन साइंटिफिक सब्जेक्ट में यही डिफरेंस होता है। साइंस में जितने भी पॉइंट्स, जितनी भी बातें, जितने भी रूल्स कहे जाते हैं वो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कभी नहीं करते। जैसे इकोनॉमिक्स में कंट्राडिक्शन हो रहा है ना, एक रूल कुछ कह रहा है, एक रूल कुछ कह रहा है, हम दोनों पढ़ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स में ऐसा नहीं होगा। जो आपको कह दिया जाएगा वही परम सत्य है। मतलब साइंस उस सब्जेक्ट को कहते हैं जिसमें कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं होता। मींस जो बात कही जाएगी वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगी। बी केयरफुल, समझ रहे हो? बिल्कुल सिंपल। तो साइंस मतलब ऐसा नहीं कि कोई इसमें हम प्रैक्टिकल करते हैं। साइंस का मतलब है कि जो भी बात कही जाएगी उसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक होगा। इसका मतलब है वो एक यूनिवर्सल फैक्ट होगा। यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब है वो सबके लिए एक्सेप्टेड होगा। नॉन साइंस या जो साइंस के सब्जेक्ट नहीं है, जैसा आपका इकोनॉमिक्स, उसमें कोई भी बात अगर कही जा रही है उसको कंट्राडिक्ट करने वाली दूसरी बात कही जा सकती है और दोनों को आपको मानना पड़ेगा। तो कुछ लोग एक थॉट्स को मानेंगे और कुछ लोग एक दूसरे थॉट्स को मांगेंगे। इकोनॉमिक्स में ऐसा होता है। अब जब इकोनॉमिक्स में ऐसा होता है तो ये साइंस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। चलिए वेरी सिंपल, कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स एक साइंस का सब्जेक्ट है, ये समझ में आ गया साइंस का सब्जेक्ट क्यों है। कि स्टैटिस्टिक्स में आज से लेके अगले 6 महीने तक
जब तक भी आपको पढ़ाऊंगा मैं, मान के चलिएगा आप कि मेरे बच्चों कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो मैं बोलूं और आप उसको एक्सेप्ट ना करें या कोई अनदर पर्सन इन द वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट ना करे, वो करनी ही पड़ेगी क्योंकि फैक्ट है और साइंस का ये रूल है। दैट्स इट। उसके बाद क्या आता है, साइंटिफिक स्टडी है जिसके अंदर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो कोई आपसे अगर नॉर्मली पूछ ले व्हाट इज द डाटा, तो मेरे बच्चों डाटा इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप आजकल बहुत बड़ा रोल चल रहा है डाटा साइंस, डाटा साइंस। आप भी शायद जब जॉब करोगे तो डाटा साइंस से रिलेटेड ही आप जॉब करोगे। सो बेसिकली डाटा साइंस क्या है, बिग डाटा को थ्रू द कंप्यूटर लॉजिकल रीजनिंग हम एनालाइज करते हैं। तो बिग डाटा का मतलब होता है कि बहुत बड़ा डाटा आपके पास अवेलेबल होगा जिसको मैन्युअली डील नहीं किया जा सकता, तो हम कंप्यूटर के अंदर लॉगरिथमिक बना के हम उस डाटा को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डाटा ही समझाना पड़ेगा। तो डाटा क्या होता है मेरे बच्चों, डाटा इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो डाटा पे अगर हम बात करें तो कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर डाटा न्यूमेरिकल होता है या नॉन न्यूमेरिकल होता है। मेरे बच्चों डाटा बहुत सारे टाइप का होता है। कैसे स्टैटिस्टिक्स में डाटा को डील करेंगे वो एक अपने आप में टॉपिक है। मैं आज शायद उसको भी आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करने के मूड में हूं। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करने के मूड में हूं। तो अब अगर मैं कह दूं कि स्टैटिस्टिक्स एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। डाटा को पहले टेबुलेट करेंगे और फिर क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो एक सेकंड के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालाइजेशन ऑफ द डाटा, कि जब आप कभी ये कहते हो कि चलो जी डाटा को एनालाइज करते हैं, ये सब चीजें आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी होंगी कि भाई सब चीजों को चलो डाटा को एनालाइज करते हैं, तो क्या मतलब होगा इस चीज का। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए और मैं जवाब अभी बता देता हूं आपको। आपका जवाब होगा कि सुधीर सर डाटा को एनालाइज करने का मतलब है उस डाटा में से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। बिल्कुल ठीक है, बट मेरे बच्चों वही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि डाटा में से कौन सी यूजफुल इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो इन स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, आपने मेरे बच्चों डाटा को टेबुलेट भी कर दिया। अब आप डाटा को एनालाइज करना चाहते हो, मतलब करना क्या चाहते हो, तो डाटा को एनालाइज करने का मतलब है मेरे बच्चों डाटा के अंदर से 4 पैरामीट्रिक थिंग्स, 4 इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कैलकुलेट करना। और वो 4 इंफॉर्मेशन है सेंट्रल वैल्यू, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। इसके अलावा दुनिया में कोई भी वर्क स्टैटिस्टिक्स के नाम पे किसी भी डाटा को लेके नहीं किया जाता। आपने किया हो मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, फोन कर दीजिएगा, सुधीर सर आपने गलत पढ़ाया। होता ही नहीं है। एक डाटा के लिए अगर 2 डाटा है एक्स और वाई, तो आप कुछ काम करते हैं, कोवेरियंस निकालते हैं, कोरिलेशन निकालते हैं, रिग्रेशन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन अगर डाटा 1 डायमेंशनली है, एक वेरिएबल पे डाटा है, तो आप उसको एनालाइज करने के नाम पर सिर्फ 4 बातें करते हैं, सेंट्रल वैल्यू, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। इसके अलावा आप कोई काम नहीं करते। बिल्कुल सिंपल है सारी चीजें, ऐसा कोई टिपिकल टास्क नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। लेकिन याद रखिएगा, तो अगर कोई आज के बाद पूछे कि भाई डाटा को एनालाइज करने का मीनिंग क्या है, तो सिंपली ये मत कहना कि सर कुछ इंफॉर्मेशन निकालना। डाटा को एनालाइज करने का मतलब है उसकी जो इंफॉर्मेशन निकालनी है आपको, उनका नाम आप बताएं, सेंट्रल वैल्यू, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। ठीक है, तो जैसे ये 3 चीजें निकल जाएंगी, अब क्या आएगा, आप डाटा का रिजल्ट मुझे दे देंगे जो भी आपने एनालाइज किया। तो अगर हम इसको रिकॉल करें तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर मैं साइंटिफिकली किसी भी डाटा को एनालाइज करता हूं। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, मैं जिस डाटा को एनालाइज कर रहा हूं, मैं जिस डाटा का सेंट्रल वैल्यू, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस निकाल रहा हूं, उसका एनालाइजेशन साइंटिफिक होना चाहिए। अब साइंटिफिक का क्या सेंस है, आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। देखिए कैसे। मान लीजिए आप मेरे से ये पूछे, सुधीर सर इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट बताइए, इंडियन मेंस की एवरेज हाइट बताइए। मैंने बोला बेटा इंडियन मेंस की एवरेज हाइट है 5.7 इंचेस, मतलब 5 फुट
7 इंच एवरेज हाइट है इंडियन मेंस की। तो 5 फुट 7 इंच सुन के आपको ऐसा लगा होगा सर ठीक ही है, एवरेज ठीक ही है 5 फुट 7 इंच। लेकिन गलती से आपने ये पूछ लिया मेरे से कि सुधीर सर आपको कैसे पता चला कि इंडियन मेंस की एवरेज हाइट 5 फुट 7 इंच है। तो मैंने बोला बेटा देखो ऐसा है, मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है और मैं इंडियन हूं, तो मैं तो यही बोलूंगा। अब आप क्या बोलोगे? सुधीर सर यार ये गलत बात है, इंडियन मेंस की एवरेज हाइट 5 फुट 7 इंच है, हमें ठीक लगा, चलो इतनी होगी, चलो ठीक है सर। लेकिन आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया कि मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है तो इंडिया की हाइट 5 फुट 7 इंच है, ये हम नहीं मानेंगे, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपकी हाइट होती 6 फीट, तो क्या एवरेज 6 फीट हो जाता? आपकी हाइट होती 5 फीट, तो क्या एवरेज 5 फीट हो जाता? शायद नहीं। तो जो मैंने नंबर आपको दिया ये आपने एक्सेप्ट कर लिया, बट जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया उसको आपने रिजेक्ट कर दिया। सर एक्सप्लेनेशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, या तुम में से कोई बच्चा एक्सेप्ट कर लेगा? शायद नहीं। अब आप दोबारा पूछो कि सुधीर सर इंडियन मेंस की एवरेज हाइट बताओ। मैंने बोला बेटा 5 फुट 7 इंच। सुधीर सर कैसे पता लगा आपको? मैंने बोला देखो बेटा ऐसा है, मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गया और वहां पे मैंने 50 लोगों का सैंपल लिया, 50 मेल्स का सैंपल लिया, 50 मेल्स का सैंपल लिया रैंडमली। मैं जेपीटी स्टॉल पे खड़ा हो गया और जो भी जेपीटी स्टॉल पे आता रहा और मैं उसका डाटा कलेक्ट करता रहा हाइट का। 50 मेंस का मैंने डाटा लिया और उन सब की हाइट को मैंने मेजर किया, उन सब की हाइट का मैंने अर्थमेटिक मीन निकाला। अर्थमेटिक मीन शायद आपको पता होगा, सबका सम कर दिया हाइट्स का, डिवाइडेड बाय 50 यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दिया, और जो मेरा नंबर बन के आया वो आ रहा है 5 फुट 7 इंच, 5.7 इंचेस आ गया। अब एक बात बताइए आप, नंबर मैंने पहले भी 5 फुट 7 इंच एवरेज बोला था, नंबर मैं अभी भी 5 फुट 7 इंच बोल रहा हूं, लेकिन पिछला जो एक्सप्लेनेशन था शायद किसी बच्चे ने भी एक्सेप्ट नहीं किया होगा। और अब जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि 5 फुट 7 इंच मेरा एवरेज आया कैसे। अब देखिए डाटा को मैंने एनालाइज किया ना, डाटा कलेक्ट किया, इंडियन मेंस मैंने कलेक्ट किए और फिर क्या किया, उसकी सेंट्रल वैल्यू निकाल रहा हूं, उसकी एवरेज हाइट निकाल रहा हूं। लेकिन वो जो एवरेज हाइट का फॉर्मूला बन रहा है अब कि 50 लोगों को कलेक्ट कर लिया, उनकी एवरेज निकालने के लिए उनकी हाइट का सम कर दिया, डिवाइडेड बाय नंबर कर दिया, और जो नंबर बना वो 5 फुट 7 इंच बना। तो इज दिस एक्सप्लेनेशन एक्सेप्टेड और नॉट? शायद आंसर होगा यस सर, और ये सबका आंसर होगा यस सर। समझ गए? दिस इज द रोल ऑफ साइंस। मींस स्टैटिस्टिक्स के अंदर जब आप किसी डाटा को एनालाइज करते हैं तो एनालाइजेशन का रिजल्ट तो मैटर करता ही है, उसके पीछे का जो रीजनिंग है, जो फॉर्मुलेशन है, वो भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ये रोल है साइंस का, आप समझिए। तो हो सकता है आज से पहले आप बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं मेरे बच्चों, क्योंकि आप डी स्कूल में आए हैं तो ऑब्वियसली ब्रिलियंट है, मैं उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं। इसीलिए मैंने क्लास में बोला था आपको कि पहले आज आप 1 घंटे के लिए सुधीर सर को सुन लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली में कैसे बिहेव करता है। तो स्टैटिस्टिक्स एक साइंटिफिक स्टडी हो गया जिसमें हम डाटा को एनालाइज करते हैं और उसके बाद हम रिजल्ट देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, बीच में आप डाटा को टेबुलेट करोगे, लेकिन टेबुलेट करना थोड़ी सिखाऊंगा, टेबल बनाना थोड़ी सिखा रहा हूं आपको, टाइम पास करने नहीं आया हूं। तो एक साइंटिफिक स्टडी जिसमें हम डाटा को एनालाइज करेंगे हो गया स्टैटिस्टिक्स। तो पूरे 6 महीने हम लोग यही काम करेंगे, आप पूरे जीवन यही काम करेंगे। पॉइंट को ध्यान रखना, खाली एनालाइज करने से काम नहीं चलता, आपका एनालाइजेशन साइंटिफिक यानी कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी होना चाहिए, ये मैं बोल रहा हूं। डन? चलिए अब जो मेरे पढ़ाने वाली बात है अब उसको आप समझिए। मैंने एक टर्म यहां पे यूज की है जिसका नाम है डाटा, ठीक है। अब मान लीजिए जो डाटा का हमने नॉर्मली डेफिनेशन दे दिया कि मेरे बच्चों डाटा इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि डाटा कितने टाइप का होता है, टाइप ऑफ डाटा, तो मेरे बच्चों ऑब्वियसली आप डी स्कूल में हैं तो ये सब छोटी बातें हैं, आपको पता होगी। लेकिन 10 मिनट मुझे सुनिए, आपको किस फॉर्मेट में काम करना है
वो आपको पता लगेगा। तो वैसे तो डाटा बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, जिसको हम यूज्ड डाटा, अनयूज्ड डाटा भी कहते हैं, कार्डिनल डाटा होते हैं, ऑर्डिनल डाटा होते हैं, नॉमिनल डाटा होते हैं, पोजिशनल डाटा होते हैं, न्यूमेरिकल डाटा होते हैं, कंपेरेबल डाटा होते हैं, अनकंपेरेबल डाटा होते हैं। बहुत सारे टाइप की कैटेगरी बन सकती है डाटा को लेके। बिल्कुल ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन स्टैटिस्टिक्स हम डाटा को कभी भी ऐसे कैटेगराइज नहीं करते, ऐसे डील नहीं करते। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम डाटा को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 होता है फ्रीक्वेंसी डाटा। फ्रीक्वेंसी डाटा मेरे बच्चों, इसको मैं ऑब्जर्व्ड डाटा भी कहता हूं। ऑब्जर्व्ड डाटा भी मैं इसको कहता हूं, ठीक है। दूसरा होता है मेरा प्रोबेबिलिस्टिक डाटा। प्रोबेबिलिस्टिक डाटा, इसको मेरे बच्चों मैं एक्सपेक्टेड डाटा या फिर एस्टिमेटेड डाटा भी कहता हूं। अब आप बात समझिएगा गौर से। अगर मैंने आपसे आपकी लाइफ का 1 आवर्स मांगा है, तो मेरे बच्चों मुझे 1 आवर्स के रिटर्न में आपको कुछ देना भी होगा। आप समझिए, मजबूर हूं मैं टीचर बाद में हूं, आपका सीनियर पहले हूं, तो सीनियरिटी मेरे अंदर पहले है, टीचर बाद में हूं। टीचर तो ऑब्वियसली आप मेरे से पढ़ोगे, मुझे फीस दोगे, डिस्कशन खत्म, लेकिन सीनियरिटी मेरी पहले है आपके लिए। तो डाटा जब भी आप स्टैटिस्टिक्स में वर्क करेंगे, वैसे तो किसी भी टाइप का हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, यूज्ड है, अनयूज्ड, कार्डिनल, ऑर्डिनल, ना, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा जो स्टैटिस्टिक्स वर्क करता है वो दो कैटेगरी में वर्क करता है। 1 इज फ्रीक्वेंसी डाटा, जिसको आप ऑब्जर्व्ड डाटा भी कहते हैं। इसको कुछ लोग एग्जैक्ट डाटा भी कहते हैं, एग्जैक्ट डाटा भी कहते हैं। जो दूसरा डाटा होता है दैट इज प्रोबेबिलिस्टिक डाटा, एक्सपेक्टेड डाटा भी कहते हैं, एस्टिमेटेड डाटा भी कहते हैं। तो अब ये जो डाटा का डिफरेंस है, पहले आप थोड़ा सा इसको समझिए कि एक्चुअली में मैं ये चीजें आपको क्यों पढ़ा रहा हूं। देखिए बच्चों, फ्रीक्वेंसी डाटा शायद आप लोगों ने कभी जीवन में पढ़ा होगा। फ्रीक्वेंसी डाटा दो चीजों से मिलकर बनता है, एक्स वेरिएबल और एफ फ्रीक्वेंसी। तो वेरिएबल कैसे काम करता है, x1 x2 डॉट डॉट xn। फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है, f1 f2 डॉट डॉट fn। ये ऑब्जर्व्ड डाटा होता है, एग्जैक्ट डाटा होता है, मतलब ये इंफॉर्मेशन हमने ऑब्जर्व कर ली, हमने डाटा एज इट फॉर्मेट में, एग्जैक्ट फॉर्मेट में कलेक्ट कर लिया। x इज द वेरिएबल, विल टेक वैल्यू x1 x2 xn, और f जो है फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको बिल्कुल पता होगा, हाउ फ्रीक्वेंटली एन ऑब्जर्वेशन इज यूज्ड इन द डाटा, मींस कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी डाटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस डाटा में खास बात यह है कि यह डाटा एग्जैक्ट होता है, यह डाटा ऑब्जर्व होता है। तो इस डाटा का जो भी एनालाइजेशन होगा, सेंट्रल वैल्यू, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, वो कंफर्म एग्जैक्ट होगा, बिल्कुल बिल्कुल ऑब्जर्व होगा। मतलब आप कैलकुलेट करूं, मैं कैलकुलेट करूं, कोई और कैलकुलेट करे, कंफर्म रिजल्ट सबका सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा। नाउ दिस इज द रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी डाटा या ऑब्जर्व्ड डाटा। तो ऑब्जर्व डाटा ऐसे आपको कलेक्ट होता है, ऐसे टेबुलेटेड होता है, ऐसे दिया जाता है। इसमें खास बात होती है कि ये एग्जैक्ट होता है, तो इसका एनालाइजेशन भी एग्जैक्ट ही बनेगा। ठीक, चलिए अब मेरे बच्चों बात आती है प्रोबेबिलिस्टिक डाटा की। तो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा भी मेरे बच्चों दो चीजों से मिलकर बनता है, एक वेरिएबल बिल्कुल सेम लाइक दिस, और दूसरा कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। क्योंकि डाटा प्रोबेबिलिस्टिक है, एस्टिमेटेड है, एक्सपेक्टेड है। यहां जो वेरिएबल होता है x, इसको हम एक्चुअली में वेरिएबल नहीं कहते, इसको हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। तो बिल्कुल आपने ग्रेजुएशन में रैंडम वेरिएबल नाम की चीज जरूर पढ़ी होगी। तो जो रोल वेरिएबल का x का होता है फ्रीक्वेंसी डाटा के अंदर, सेम वही रोल प्रोबेबिलिस्टिक डाटा के अंदर रैंडम वेरिएबल का होता है। जो रोल फ्रीक्वेंसी का होता है डाटा के अंदर, वही रोल यहां पर प्रोबेबिलिटी का होता है। लेकिन एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, ये डाटा एग्जैक्ट होता है तो एनालाइजेशन भी एग्जैक्ट होगा, और ये डाटा
एक्सपेक्टेड होता है तो इसका एनालाइजेशन भी एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप एक फेयर डाई को थ्रो कर रहे हैं और आपने एक रैंडम वेरिएबल अटैच किया कि जो भी अपर फेस पर नंबर आएगा मैं उसको कंसीडर करूंगा या मैं वो वैल्यू असाइन करूंगा अपने रैंडम वेरिएबल को। तो रैंडम वेरिएबल आपका क्या वैल्यू लेगा? 1 2 3 4 5 6। शायद आपने बचपन में यह पढ़ा होगा कि इनके कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1/6 1/6 1/6 डॉट डॉट 1/6। सिंपल है बिल्कुल। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं शायद कि अगर मैं एक डाइस को थ्रो करूं तो उस डाइस के अपर फेस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। बिल्कुल ठीक है। क्या मतलब है भाई इसका? शायद इसका मतलब यह है कि अगर सर मैं उस डाइस को 6 बार टॉस करूं तो उसमें से एक बार 1 आएगा। रियली क्या एग्जैक्टली ये मतलब है? शायद नहीं। 1/6 प्रोबेबिलिटी का मतलब यह है कि सुधीर सर अगर मैं एक फेयर डाइस को 6 बार टॉस करूं तो मुझे यह अनुमान है, मुझे यह लगता है कि 6 में से एक बार 1 आएगा। एक बार 1 आएगा ये नहीं बोल रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि 6 में से एक बार 1 आएगा। दिस मीन्स व्हाट? दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट एग्जैक्ट, दिस इंफॉर्मेशन इज एस्टिमेटेड, दिस इंफॉर्मेशन इज अप्रोक्सीमेटेड। तो जो इंफॉर्मेशन जब एस्टिमेटेड है, इंफॉर्मेशन जब एक्सपेक्टेड है तो इसका रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड ही आएगा। रिजल्ट के नाम पे, एनालाइजेशन के नाम पे आपको यहां पर भी वही 4 काम करने हैं: सेंट्रल वैल्यू, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। बट मेरे बच्चों यहां पे जो एनालाइजेशन होगा दिस इज एक्सपेक्टेड, दिस इज एस्टिमेटेड। आप गौर करिए, आप जब भी फ्रीक्वेंसी डाटा को एनालाइज करते थे तो सेंट्रल वैल्यू के नाम पे आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते थे x बार। जब आपके पास इस टाइप का डाटा हुआ करता था रैंडम वेरिएबल की फॉर्मेट में तो सेंट्रल वैल्यू के नाम पे आप क्या कैलकुलेट करते थे? एक्सपेक्टेशन ऑफ x। बी केयरफुल, एक्सपेक्टेशन ऑफ x कभी भी एग्जैक्ट नहीं हुई है, यह हमेशा पैरामीट्रिक सिनेरियो की फॉर्म में होती थी। उसका मीनिंग ही यह है कि आप कोई एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं बता रहे हैं, आप जो बता रहे हैं वो पैरामीटर की फॉर्म में है, दैट इज एस्टिमेटेड। तो ग्रेजुएशन में भी आपने इस टाइप की चीजें करी होंगी। जब आप टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते थे, इन्फ्रेंस करते थे, तो आप यही वर्क करते थे। क्या आपने ऐसा नहीं किया ग्रेजुएशन में? शायद आपने जरूर किया होगा कि सुधीर सर अगर एक्स फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जब आपको पढ़ाए गए होंगे ना एक्स फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब हुआ करता था आपको प्रोबेबिलिस्टिक डाटा दिया गया है। और क्यों मैं इसको प्रोबेबिलिस्टिक डाटा बोल रहा हूं? क्योंकि जब एक्स फॉलो पॉइजन करता था तो टीचर क्या लिखता था? एक्स विल टेक वैल्यू 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट, और उसका प्रोबेबिलिटी बिहेवियर टीचर क्या डिफाइन करता था? e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। लैम्डा यहां पे पैरामीटर हुआ करता था, लाइज बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। याद आया आप लोगों को? तो बेसिकली ये क्या था जिसको आप डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से पढ़ते थे, पॉइजन रैंडम वेरिएबल या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक्चुअली में क्या था? वो एक प्रोबेबिलिस्टिक डाटा था जिसमें रैंडम वेरिएबल है और उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है। और जब आप इसको एनालाइज करते थे तो सबसे पहले आप क्या निकालते थे? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज द सेंट्रल वैल्यू। लेकिन आप कैसे डिनोट करते थे? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से डिनोट करते थे, जो बराबर आया करती थी लैम्डा के। और लैम्डा इज व्हाट? ए कांस्टेंट बट अननोन, क्योंकि ये पैरामीटर हुआ करता था। दैट्स व्हाई दिस इज एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड। फिर आपने देखा होगा इन्फ्रेंस के अंदर आप इसको एस्टिमेट करते थे। तो एस्टिमेट क्यों करते हैं किसी चीज को? क्योंकि इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं है। जब डाटा की इंफॉर्मेशन ही एग्जैक्ट नहीं है तो उसका एनालाइजेशन भी एग्जैक्ट नहीं हो सकता। तो मेरे बच्चों, जैसे ही आप प्रोबेबिलिस्टिक डाटा के अंदर बिलोंग करोगे, आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी के डाटा के अंदर बिलोंग करेंगे, एग्जैक्टनेस, ऑब्जर्वडनेस खत्म हो जाएगी, एक्सपेक्टेडनेस इन्वॉल्व हो जाएगी। तो एनालाइजेशन भी एक्सपेक्टेड ही आपको मिलेगा, जो मिलता था इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर।
बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, बस आपको बता रहा हूं कि आपको एक्चुअली में चीजों को कैसे समझना था। तो स्टैटिस्टिक्स में जिसमें आप डाटा को डील करते हैं साइंटिफिकली, दो टाइप के डाटा आपको समझ में आए होंगे। अब उन दोनों टाइप की अलग अलग नेचर है, तो उनके एनालाइजेशन की भी अलग अलग नेचर ही बनने वाली है, ऐसा मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब 5 मिनट और लूंगा आपके। देखिए बच्चों, जब आप स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने बनाया होगा कभी 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले, अब बोलोगे सुधीर सर 10,000 साल पहले कहां स्टैटिस्टिक्स बना है? स्टैटिस्टिक्स तो अभी है बना। बाबू, स्टैटिस्टिक्स दुनिया का सबसे पहला सब्जेक्ट है। आप थोड़ा सोचिए, किताबों में जो चीज लिखी है वही परम सत्य हो, यह जरूरी नहीं होता। आप एक बात बताइए, जब इस दुनिया में कबीले रहे होंगे तो कबीलों के भी सरदार रहे होंगे। अब सरदार जब किसी दूसरे कबीले पे आक्रमण करते थे तो किस चीज को एनालाइज करते थे? वो इसी चीज को एनालाइज करते होंगे ना, कि दूसरे कबीले का जो सरदार है वो अमीर है या नहीं है, उनके पास कितनी धन दौलत है, उनका पर कैपिटा जीडीपी कितना है। तो भले ही 10,000 साल पहले एजुकेशन का लेवल नहीं था, कोई नहीं जानता था स्टैटिस्टिक्स क्या है, लेकिन डाटा को तो एनालाइज फिर भी करते थे ना। कबीले में 100 लोग हैं तो 100 में से सरदार कौन बनेगा? ऐसे ही मुंह उठा के नाम ले देते क्या, सुधीर सर आप सरदार बन जाइए? नहीं, पूरा एनालाइज किया जाता होगा। उनका कोई एनालाइजेशन का पैरामीटर रहता होगा, जिसके बेसिस पे वो कहते होंगे भाई इस आदमी को एनालाइज कर लिया हमने, इस आदमी को सरदार बना दीजिए। तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के नाम पे अभी पढ़ा है आपने, बट हजारों करोड़ों साल पहले स्टैटिस्टिक्स डेवलप हुए होंगे, क्योंकि डाटा को एनालाइज आज से थोड़ी कर रहे हैं, पता नहीं कब से कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब हमने डाटा को एनालाइज करना शुरू किया होगा, या सो कॉल्ड किताबों में हमने पढ़ना शुरू किया, तो 90% डाटा फ्रीक्वेंसी हुआ करते थे और 10% डाटा प्रोबेबिलिस्टिक हुआ करते थे। तो जो स्टैटिस्टिक्स डेवलप किया गया फॉर एनालाइजेशन ऑफ द डाटा, वो मैक्सिमम टाइम फ्रीक्वेंसी पर यूज होता था। लेकिन अब उसका रिवर्स हो गया। अब जो हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर वर्क करते हैं वो 10% फ्रीक्वेंसी डाटा पे कम करते हैं। आप अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट है या किसी अनदर यूनिवर्सिटी से पास आउट है, तो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के नाम का एक पेपर होता है किसी एक सेमेस्टर में, बात खत्म। उसके बाद जितने भी पढ़ाई होती है, चाहे वो इकोनोमेट्रिक्स हो, चाहे वो लीनियर मॉडलिंग हो, चाहे वो रिग्रेशन एनालिसिस हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी हो, चाहे वो रैंडम वेरिएबल थ्योरी हो, चाहे वो इन्फ्रेंस थ्योरी हो, चाहे वो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस थ्योरी हो, जितनी भी थ्योरी है वो सब की सब यहां पर वर्क करती है, प्रोबेबिलिस्टिक डाटा पर वो वर्क करती है। बी केयरफुल, समझ गए ना? तो कभी डेवलप हुआ इस फॉर्मेट में डेवलप हुआ, लेकिन आज जो हम वर्क कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स को लेके मेरे बच्चों, वो यहां पे कर रहे हैं। तो जैसा कि अगर आपने कोर्स देखा होगा, आप बीए करके आए हैं, ऑनर्स बहुत सारे लोग करके आए होंगे, तो स्टैटिस्टिक्स आपको बहुत अच्छे से ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है। एमए में जब वो शुरुआत करेगा तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी डाटा से वो शुरुआत नहीं करेगा। वो कहां से शुरुआत करेगा मेरे बच्चों? वो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा से शुरुआत करेगा। तो आपके पहले चैप्टर में ही प्रोबेबिलिटी थ्योरी का आपको डिस्कशन करने को मिलेगा। अब यहां पे एक छोटा सा बात समझिए जो मुझे समझानी है। फ्रीक्वेंसी डाटा कभी भी हमें कलेक्ट नहीं करना पड़ता। हमें फ्रीक्वेंसी डाटा वो एज ए थ्योरिटिस्ट, मतलब अगर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो कभी भी हमें फ्रीक्वेंसी डाटा हम नहीं कलेक्ट करते, हमें थ्योरी वाला कलेक्ट करके देता है। वो बोलता है एक्स वेरिएबल ये है, फ्रीक्वेंसी ये है, चलो जी एनालाइज कर दो, सेंटर वैल्यू निकाल दो, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, हमने ब्ला ब्ला फॉर्मूले बना दिए, निकाल दिया। प्रोबेबिलिस्टिक डाटा में प्रॉब्लम ये है कि प्रोबेबिलिस्टिक डाटा हमें खुद से डेवलप करना पड़ता है। आपने डेवलप किया भी है, बर्नौली रैंडम वेरिएबल बनाया, बाइनोमियल बनाया, एक्सपोनेंशियल बनाया, नॉर्मल बनाया, बीटा बनाया, गामा बनाया। अभी मैंने आपको समझाया पॉइजन रैंडम वेरिएबल, बर्नौली रैंडम वेरिएबल, ये क्या है? ये रैंडम वेरिएबल या डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जो आप पढ़ते हो ना, ये एक्चुअली में प्रोबेबिलिस्टिक डाटा होते हैं मेरे बच्चों, आप थोड़ा समझिए। तो अब यहां पे सबसे पहला खेल ये होगा कि आपको प्रोबेबिलिस्टिक डाटा को एनालाइज करने से पहले वो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा मेरे बच्चों बनाना पड़ेगा। और प्रोबेबिलिस्टिक डाटा दो चीजों से मिलकर बनता है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड रैंडम वेरिएबल थ्योरी। तो एक तरफ आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ेंगे
और प्रोबेबिलिटी थ्योरी अलग चीज होती है, प्रोबेबिलिटी अलग चीज होती है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी एक थ्योरेटिकल फिनोमिना है, प्रोबेबिलिटी एक नंबर होता है। तो डोंट बी कंफ्यूज कि सर प्रोबेबिलिटी तो हमने पढ़ी है। बाबू आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी नहीं पढ़ी है आपने। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी जिससे प्रोबेबिलिस्टिक सिनेरियो जनरेट होगा, और एक आपको रैंडम वेरिएबल थ्योरी पढ़नी पड़ेगी जिससे आपका रैंडम वेरिएबल जनरेट होगा। फिर उन दोनों को आप अटैच करोगे। तो ऐसा नहीं है बस आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी काम हो गया, रैंडम वेरिएबल पढ़ा काम हो गया, नहीं। दोनों को इंडिविजुअली पढ़ के आपको फिर उनको अटैच करना पड़ेगा, उनको ज्वाइंट करना पड़ेगा, जैसे हमने यहां पे किया है। समझ गए? तो ज्वाइंट जब करेंगे फिर आपका एक प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिस्टिक डाटा क्रिएट हो जाएगा। फिर सुधीर सर बोलेंगे कि बेटा अब इसको आप एनालाइज करिए। तो एनालाइज करने के नाम पर काम वही करना है, सेंट्रल वैल्यू डिस्पर्जन स्क्यूनेस कुर्टोसिस, बट बी केयरफुल। इस बार जब आप एनालाइज करेंगे डाटा को तो जो रिजल्ट आएगा मेरे बच्चों वो एक्सपेक्टेड आएगा, ऑब्जर्व्ड या एस्टिमेटेड आएगा। ऑब्जर्व्ड नहीं आएगा, फिक्स नहीं आएगा, क्योंकि आपका डाटा प्रोबेबिलिस्टिक था। तो ये एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स का बेसिक है। बिल्कुल आज मैंने एकदम विदाउट एनी मतलब सिलेबस को डिस्कस किए हुए, क्योंकि सिलेबस अभी आया भी नहीं आपका, लेकिन मैं आज जी स्कूल गया था तो इंटरनली मुझे कुछ चीजें मिली हैं, बट वो मैं शो नहीं करूंगा आपके सामने। बस मैंने पढ़ा दिया, मुझे पता लग गया कि भाई क्या करना है, क्या आपका सिलेबस है और कहां से हमें शुरुआत करना है। तो फ्रीक्वेंसी डाटा आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको सीधा प्रोबेबिलिस्टिक डाटा से शुरुआत होगी। तो आज मैंने एज ए डेमो क्लास आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया। जो नेक्स्ट मेरा क्लास होगा मेरे बच्चों, अभी तो खैर एक दो हम डेमो ही डालेंगे, जब हम लाइव क्लास लेंगे फिर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपका जो स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा। अगर बच्चे डिमांड करते हैं, पर्सनली बैच के बच्चे डिमांड करते हैं कि सुधीर सर थोड़ा यहां भी पढ़ा दीजिए, तो मैं बिल्कुल आपके लिए टाइम निकालने को तैयार हूं। लेकिन क्योंकि डी स्कूल है, डी स्कूल टफ थोड़ा सिनेरियो है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप डायरेक्टली इसको समझ लीजिए। अगर आपका बहुत मन है, 10 बच्चे भी अगर बोलेंगे सुधीर सर हमें एक बार ये पढ़ा दीजिए, तो मैं एक्स्ट्रा वो चीज आपको बता सकता हूं, 4 या 5 क्लास लगेंगे मैक्सिमम। अदरवाइज सारा वर्क हम यहां पर करेंगे। तो पहले प्रोबेबिलिस्टिक डाटा को हम जनरेट करेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी बनेगी, फिर रैंडम वेरिएबल बनेगा, फिर ये दोनों अटैच होंगे, उसके बाद हम आपको एनालाइज करके देंगे चीजें। ठीक है मेरे बच्चों? तो देखिए मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया है आपका, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम लेने के मूड में नहीं रहता हूं। आपका टाइम बहुत प्रीशियस है बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट कंफ्यूजन हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।